रात के 9 बजे वसुधा की दोनों बहुएं रसोई में खड़ी रात के खाने की तैयारी कर रही थी। बड़ी बहू प्रिया आटा गूंथ रही थी और छोटी बहू पूजा सब्जी काट रही है। माहौल बिल्कुल नॉर्मल था कि अचानक रसोई की खामोशी को चीरते हुए कड़कती आवाज आई। पहले मेरे पीछे पड़े रहते थे, अब बहुओं के। अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं आपकी बातें। अरे शुक्र मनाओ कि कोई खाना बनाकर देने वाला है। हर रोज वही ड्रामे, वही नौटंकी। खाने के वक्त मेरा मूड खराब मत करो। पहले क्या दे रहा हूँ, मुझे ना खाने की कमी है ना खिलाने वालों की। चुन चुनकर बहुएं लाई हो तुम, दोनों एक से बढ़कर एक। मजाल है कभी मुझे मारकर जैसा खाना परोस दे। सुरेश की ये बातें सुनते ही दोनों बहुओं के चेहरे एकदम से सफेद पड़ गए, मानो किसी ने गर्म शीशा पिघलाकर उनके कानों में घुसा दिया हो। तो फिर जाओ तलाक ले लो मुझसे। अगर तुम्हें बहुओं के खाने में ही जिंदगी नजर आती है तो जिस उम्र में तुम्हें राम राम करना चाहिए, इस उम्र में तुम्हें खाना 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 करना है। अरे अपनी तो निभ गई, अब अपने बेटों की तो सही से निभने दो। दिन भर जो बातें करती है ना आप, उसमें सबसे सही बात मुझे ये तलाक वाली लगी। ये ठीक रहेगा, तलाक ही सही। कम से कम रोज रोज का झगड़ा तो खत्म होगा। बस ये सुनने की देर थी कि रसोई में खड़ी प्रिया और पूजा की सांसें थम जाती है। एक के हाथ से सब्जी का चाकू गिर जाता है और दूसरे की आटे की लोई सूखी हथेलियों पर जम जाती है। ये बाबूजी तो फिर शुरू हो गए भाभी। कल तो मैंने उनके लिए राजमा चावल बनाए थे और आज भी फुलकों के साथ मिक्स वेज की सब्जी बना रही हूँ, फिर भी बाबूजी। अरे पापा जी कुछ कह रहे हैं तो मम्मी हमारे साइड भी तो ले रही है, तुम फिक्र मत करो पूजा। मैं जब इस घर में ब्याह कर आई थी ना, तब से इस घर में खाने को लेकर रोज कलेश होता था। फिर जाकर तुम्हें लेकर आया गया कि शहर से आई बहू अगर मन मुताबिक खाना नहीं बना पा रही है तो हो सकता है गांव के पास रहने वाली बहू बना दे। अब तुमने भी बनाकर ट्राई कर लिया ना। मुझे तो लगता है इन लोगों को आदत हो गई है कमी निकालने की। चलो देखते क्या हो रहा है बाहर। प्रिया और पूजा के साथ नील और निखिल भी अपने अपने कमरों से बाहर आते हैं। आप भी क्या मम्मी पापा को कह रही है, इसमें पापा की क्या गलती? आपको कुछ बाहर से मंगवा दूं क्या पापा? मैं भी आपके लिए छोले भटूरे मंगवा देता हूँ, वही शौक से खाते हैं ना पापा। रुकिए 2 मिनट में पार्सल आ जाएगा। तुम्हारे लिए भी कुछ ऑर्डर कर दूं क्या मम्मी? इडली तो शौक से खाती हो आप। अरे बेटा पर बहुएं पहले से खाने की तैयारी कर रही है। अच्छा इडली और कुछ मंगवा दे साथ में, वरना फिर 400-500 तक नहीं पहुंचा तो खाने के डिलीवरी चार्जेस ले लेंगे वो लोग। 15-20 मिनट के बाद सुरेश और रेनू का खाना बाहर से आता है। सभी के साथ ना खाकर रेनू अपने खाने का प्लेट लेकर कमरे में चली जाती है। अब तुम सब घर का खाना खाओगे और मैं बाहर का, वो भी तुम्हारे सामने, तो अच्छा तो नहीं लगेगा ना बहू। पर क्या करूं, अब मंगवा ही लिया है, खाना नहीं खिलने तो बर्बाद भी नहीं कर सकती। तुम सब साथ में खाओ, मैं अंदर तुम्हारे पापा जी के पास जाती हूँ, वरना उनका मूड मैंने ठीक नहीं किया ना तो अब कल सुबह भी तमाते हुए आएंगे। और आराम से कमरे में जाकर डोसा और इडली का लुफ्त रेनू उठाने लगती है। फिर से आपने सभी के सामने मुझे बुरा ठहरा दिया। बहुएं क्या सोचती होंगी, कैसा ससुर हूं मैं? अरे तो क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी आपके मन में यही बातें रहती है ना, तो मैंने सामने ला दी, उससे फायदा ही हुआ ना। अब आपके साथ मुझे भी बाहर का खाना खाने मिल रहा है। ये थी सुरेश और रेनू की गठबंधन की सरकार, जहां दोनों आए दिन घर के खाने के स्वाद को लेकर कलेश कर लेते। रेनू बहू का पक्ष लेकर अपने पति के खिलाफ खड़ी हो जाती और इस लड़ाई को शांत करने के लिए आखिर में हार के बेटों को बाहर से खाना मंगवाना ही पड़ता। अगली सुबह अपने सर पर पल्ला रखे पूजा अपनी सास के कमरे में आती है। मैं जो कुछ भी बना रही हूँ बाबूजी को अच्छा नहीं लग रहा माँ जी। अब आप ही बताइए नाश्ते में क्या बना लूं ऐसा जो बाबूजी को पसंद हो। अरे ये कोई उम्र है बेटा तेल मसाले की चीजों को खाने की, पर क्या करे तेरे ससुर जी सुनते ही नहीं है। आहा तू एक काम कर, नाश्ते में समोसे कचौरी बना ले और मीठे में अगर रसगुल्ले हो पाएंगे तो ठीक है, नहीं तो इमरती भी चलेगी। मुझे लगता है ये मिल गया ना तो तेरे बाबूजी खुश हो जाएंगे। अपनी सास की बात सुनकर खुशी खुशी रसोई में जाकर पूजा समोसे कचौरी और इमरती की तैयारियों में लग जाती है। आ गई ना तुम भी झांसे में। मैंने भी इस तरह कई दिनों तक समोसे कचौड़ियां बनाए, फिर उसके बाद पापा जी की एक और फरमाइश आई पूरियों की। दिन रात सुबह शाम बस पूरी। इतने वक्त तेल मसाले का खाना खाने के कारण पापा जी की तबीयत बिगड़ गई और फिर क्लास किसकी लगी? मेरी। और इस कारण पूरे 2 महीने तुम्हारे जेठ जी ने मुझसे बात नहीं की थी। ये आप क्या बोल रही है भाभी? पर माँ जी से मैंने पूछा, उन्होंने खुद कहा कि समोसे कचौड़ियां बना लो। अब उनकी बात मैं काट दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। एक बार बनाकर देखती हूँ, हो सकता है बाबूजी का मूड ठीक हो जाए।
पूजा देसी मसाले को कूट-कूट कर स्वादिष्ट समोसे, कचौरियां और मीठे में इमरती तैयार करती है। रसोई में छन रहे समोसे की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। ये आज किस चीज का प्रोग्राम है? क्या बन रहा है किचन में? पूजा समोसे, कचौड़ियां और इमरती बना रही है। बताओ, 15 रुपए में तो समोसा आ जाता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर देता मैं। अरे क्या जरूरत थी इतना हड़ंगा करने की? पिछले 2 घंटे से होगी किचन में वो। वही तो बात है ना नील जी। पहली बात तो तेल मसाले का खाना खाना नहीं चाहिए, और वो भी बाहर का तेल। उस तेल में पता नहीं कितनी बार समोसे तले गए होंगे। सभी की सेहत का ख्याल रखते हुए सरसों तेल में पूजा समोसे, कचौरियां बना रही है। तभी हाथ में ट्रे लिए पूजा रसोई से बाहर आती है। लीजिए, आ गई पूजा। पूजा सभी को नाश्ता परोसती है। सुरेश समोसे उठाकर जैसे ही पहली बाइट लेता है। देखा रेणु जी, मैं कहता था ना, गांव से लड़की को लेकर आएंगे तो हाथ में स्वाद लेकर आएगी। वाह, क्या स्वाद और कुरकुरे समोसे बनाए बहू ने। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इससे कहते हैं नाश्ता। देख रही हो प्रिया बहू, हर चीज में लहसुन प्याज डालने से ही स्वाद नहीं आता। लहसुन प्याज तो उस खाने में भी रहता है पापा जी, जो आप बाहर से मंगवाते हैं। वैसे इसमें भी है, पर फिलहाल आपको समझ नहीं आएगा। अब तेरे पापा जी को पसंद आ गया तब कोई दिक्कत नहीं है बहू। आप अभी बता दीजिए दोपहर में क्या खाएंगे, वरना बेकार में ये बहुएं दाल चावल बनाकर परेशान हो जाएंगी। मेरे लिए तो मुलायम मुलायम पूरियां बना देना बहू, और साथ में आलू की तली हुई सब्जी। इनके लिए तो आटा गूंथेगी ना, तो मेरे लिए चावल बना लेना, मैं वही खा लूंगी। ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसा प्रिया भाभी ने बताया था। और इस तरफ फिर से प्रिया के ससुराल में तेल की तली हुई पूरियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। 5 दिन बाद रेनू रसोई में आती है और अपनी बहुओं से कहती है, मैं क्या कह रही थी, तेरे पापा जी के लिए तो तुम लोग पूरियां बनाओगी हैं? तो कढ़ाई चढ़ा ही रही है तो मेरे लिए भटूरे तल देना। वो क्या है ना, भटूरे और आसान पड़ेंगे बनाने को। बड़े दिनों से मैदा ला कर रखा हुआ है, इस्तेमाल ही नहीं हो रहा, इसी बहाने इस्तेमाल हो जाएगा। ये कहकर रेनू तो रसोई से चली जाती है और पूजा प्रिया एक दूसरे को देखती रह जाती है। ये तो बहुत गलत हो रहा है भाभी। इस तरह तीनों वक्त सभी तेल का तला हुआ खाना खाएंगे तो तबीयत बिगड़ जाएगी। तो जाकर समझा लो ना तुम। मैंने इडली, डोसा, ढोकला, चीला क्या कुछ बनाकर ट्राई नहीं किया कि किसी और चीज में तो इन लोगों को स्वाद आ जाए, पर नहीं। जब तक खाने में पूरी तरह से तेल तैरता हुआ नहीं देखते, पापा जी के गले में कलेजे में शांति नहीं होती। और पापा जी के लिए अगर तेल का खाना बन रहा है तो बाकी सब भी उसी खाने को खाने के लिए हामी भर देते हैं, ताकि हम पर प्रेशर ना आए। हम पर तो प्रेशर आ ही रहा है, क्योंकि उस तेल के खाने को खाकर सबकी तबीयत बिगड़ रही है। बाबूजी गांव से बहुरिया लेकर आए थे ना, बहुरिया आएगी तो खाने में स्वाद आएगा। अब ये बहुरिया ही सभी को तेल का खाना खिलाएगी, जो इतना पौष्टिक होगा, जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। प्रिया को पूजा की कोई बात समझ में नहीं आती। रात को डिनर के बाद वो अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया की आंख बस लगती है कि उसे ढूं ढां की आवाज सुनाई देने लगती है। अनिल जी उठिए दो, मुझे लगता है घर में कोई घुसने की कोशिश कर रहा है। काफी देर से कुछ अजीब आवाजें आ रही है मुझे। देखिए देखिए, फिर आई। अरे प्रिया, ये आवाज मेरे पेट से आ रही है, थोड़ी एसिडिटी हो गई है, सो जा तुम। जवान शरीर में आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो पापा जी के पेट की क्या हालत हो रही होगी, सोचा है आपने? आपको तो उन्हें समझाना चाहिए, पर आप तो उन्हीं के लय में रम जाते हैं। अरे तो जिस बाप ने बचपन से मेरी सारी जरूरतें पूरी की, मेरी सारी ख्वाहिशों का ध्यान रखा, उनकी छोटी सी ख्वाहिश भी मैं पूरी ना करूं, तो मैं कल से कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने पापा के लिए जो भी उन्हें खाना होगा रेस्टोरेंट से मंगवा दिया करूंगा। अगली सुबह प्रिया जब अपनी रसोई में जाती है, अपनी देवरानी को घी निकालता देखती है। रसोई में हर तरफ आटा बिखरा पड़ा है, तुम घी निकाल रही हो, और ये आलू उबालने के लिए क्यों चढ़े हुए? ऐसा क्या बना रही हो तुम? तुम्हें पता तो है पापा जी फ्राइड आलू ही खाते हैं, उसके लिए आलू उबालने की जरूरत नहीं पड़ती। आज मैं कुछ ऐसा बनाने वाली हूँ भाभी, जिसे खाकर मुझे पूरा भरोसा है पापा जी तेल मसाले के खाने को खाना छोड़ देंगे, क्योंकि इस खाने में उन्हें वो सब मिल जाएगा जो वो चाहते हैं, और उनकी तबीयत भी नहीं बिगड़ेगी। आज मैं बनाऊंगी उनके लिए घी वाले लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा? पर ये कैसे बनता है? हमारे गांव में हर प्रोग्राम में, शादी ब्याह में, बीमारों के मुंह का स्वाद बदलने, हर अवसर पर यही बनता था। अब गांव का लिट्टी चोखा ही हमारे घर वालों की तबीयत और हम दोनों की जान बचा सकता है भाभी। दोनों देवरानी जिठानी लग जाती है लिट्टी चोखा बनाने की प्रिपरेशन में। इसके लिए सबसे पहले वो दोनों अपने घर के बाहर एक भट्टी तैयार करती है, जिसे देखने आज पड़ोस के लोग भी आते हैं।
अरे पूजा बेटा, अब लगा ना तू गांव से आई है, कुछ अलग बना रही है लगता है, हमें भी खिलाना। जो कुछ बन रहा है पूरे मोहल्ले के लिए बन रहा है आंटी जी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ, बस थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर सभी मिलकर लिट्टी ना सेके तो लिट्टी खाने का मजा नहीं आता। अब एक टाइम का खाना बनाने का काम बच जाता है, इसलिए हर घर से एक दो मेंबर बाहर आकर इस काम में लग जाता है। कहीं लड़के उबले आलूओं को छील रहे थे, कहीं औरतें नमक अजवाइन डालकर नरम आटा गूंथ रही थी। तभी सुरेश और रीनू घर से बाहर आते हैं। हमारे घर से ये प्रोग्राम हो रहा है और मुझे नहीं पता। बताओ तो, वो तो अंदर आवाज आ रही थी तो सुनकर बाहर आ गया मैं। अब भट्टी सुलगी है तो भट्टी में सेकने का काम मैं करूंगा। बचपन में भट्टी में कई रोटियां सेकी हैं मैंने। पर यहाँ पर रोटी नहीं सेकती पापा जी, आपको भरावन तैयार करना है। अदरक, लहसुन, प्याज, सत्तू, धनिया पत्ता, नींबू का रस। अरे बस बस, क्या करना है मैं समझ गया। अब तुमने जो बताया उससे भी 10 गुना स्वादिष्ट बना दूंगा मैं भरावन, अपनी तकनीक से। तो फिर चोखा मैं तैयार कर देती हूँ। बैंगन और आलू का चोखा मुझसे अच्छा कोई बना ही नहीं सकता, ये मेरी गारंटी। पूरी कॉलोनी एक साथ मिलकर लिट्टी चोखा बनाने में लग जाती है। नाश्ते का वक्त निकल चुका था, पर काम अभी भी जारी था। ये तो काफी देर हो गई पूजा, नाश्ते का वक्त निकल गया है। निकलने दीजिए भाभी, जिसे खाने में कमियां निकालने की आदत होती है ना, उन्हें कभी वक्त पर खाना मिलना ही नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा भूख पड़ेगी उतना ज्यादा ही खाना स्वादिष्ट लगेगा सभी को। वाह पूजा, मान गई मैं तेरे दिमाग को। बस तेरे इस लिट्टी चोखे का प्रोग्राम रंग ले आए। अरे बिल्कुल रंग लाएगा भाभी, आप बस सिलबट्टे पर धनिया पीसती रहिए। 3 तरह की चटनी होनी चाहिए, एक मीठी, एक लहसुन की तो मैं बना लूंगी, धनिया का आप बना रही हैं। लगभग सारा काम हो चुका था। आटे के अंदर भरावन डालकर गोल गोल लिट्टी बना दी गई थी। पूजा, सुरेश और मोहल्ले के 2-4 और लोग मिलकर लिट्टी को सेकना शुरू करते हैं। मैं अपनी वाइफ को कहकर सभी के लिए चाय बनवा देता हूँ। कुछ और भी रखना है तो आप लोग भी जरा सहयोग कीजिए। अकेली पूजा ये सब कुछ करे ठीक नहीं है ना। मैं मेरे घर से टेबल कुर्सियां लाकर सोसाइटी के बीचों बीच लगा देती हूँ। 2-4 पंखे भी लग जाएंगे तो पूरी सोसाइटी एक साथ बैठकर खा लेगी। एक छोटी सी मीटिंग ही हो जाएगी जैसे। ये हुई ना बात, इसी बहाने कई मसले सुलझ जाएंगे। मैं तैयार हूँ। अचार और सलाद मैं अपने घर से ले आऊंगी। गर्मा गर्म लिट्टियां तैयार हो गई थी, जिसे पूजा घी में डुबो देती है। भाभी के सामने हिम्मत तो दिखा दी, पर प्रभु पता नहीं ये लिट्टी मेरी लाज बचा पाएगा या नहीं। बस सभी को ये लिट्टी पसंद आ जाए। लिट्टी चोखा, चटनी, प्याज, सलाद, दही, कोल्ड ड्रिंक, चाय, नमकीन, क्या कुछ नहीं था खाने की टेबल पर। पूरी सोसाइटी एक साथ मिलकर लिट्टी चोखे का आनंद उठाना शुरू करती है। ये देखो नैना, इसे कहते हैं खाना। मजा आ गया कसम से। सुन रही है प्रिया भाभी आप? आपको लगता है करण बड़े सीधे हैं। सुन लीजिए इनकी बातें। इन्हें तो कभी मेरे हाथ का बना खाना स्वादिष्ट लगता ही नहीं। जब देखो बाहर खाकर आ जाते हैं। हालत देखिए इनकी, मैदा तल्ला बुना खाकर 32 की उम्र में 45 के दिखने लगे। आज तूने लिट्टी बना लिया बहू तो मेरी जान में जान आई। शायद सब मिलकर बना रहे तो मेरा बेटा खा ले, वरना उसके बिना यही नखरा है। घर का खाना अच्छा ही नहीं लगता उसे। पौष्टिक खाना ये लोग खाते नहीं, फिर इन्हें 10 तरह की बीमारियां होती है, फिर बीमारी में पैसे लगाओ सो अलग। वैसे लिट्टी चोखा ऐसा खाना है जिसमें आपको हर तरह के गुण मिल जाएंगे आंटी जी, और तबीयत खराब भी नहीं होगी, क्योंकि इसमें तेल का इस्तेमाल नहीं, घी का इस्तेमाल हुआ है। खाने को चटपटा बनाए रखने के लिए चोखा भी है और चटनी भी, अचार है, पापड़ है, और कोई ढंग से अगर 3 लिट्टी खा लेगा ना तो 4 घंटे भूख नहीं लगेगी उसे। वाकई ये लिट्टी स्वादिष्ट तो बहुत है। वैसे इसके स्वादिष्ट बनने का कारण भी है, भरावन मैंने जो बनाया था। अच्छा, और जिस चोखे के साथ आप इन लिट्टियों को खा रहे हैं वो चोखा मैंने बनाया था। बैंगन, टमाटर, लहसुन, क्या कुछ नहीं डाला मैंने चोखे में। वैसे तो लिट्टी को सेकने में मैंने भी मदद की थी, तो खाने का स्वाद तो मेरे कारण भी आया है। देख रही हो ना नैना, ऐसे बनता है खाना। आज पूरी सोसाइटी मिलकर अपने घर के खाने की प्रॉब्लम एक साथ खाने पर डिस्कस कर रही थी, जिसे सुनकर सुरेश, रेणु और बाकी सभी को ये समझ में आ रहा था कि खाने के ड्रामे हर घर में होते हैं। गांव के लोगों की सेहत बड़ी अच्छी रहती है। मुझे तो लगता है अब धीरे धीरे हमें उनके जैसा खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। और उनके खाने में स्वाद भी होता है और पौष्टिकता भी पापा जी। गांव के लोग ही तो है जो हमारी संस्कृति को जिंदा रखते हैं। भारत के हर शहर, हर कोने के खाने में अलग स्वाद है, फिर भी न जाने क्यों हमें पैकेट में बंद खाना ही खाना है।
और वो भी अपने कमरे में अकेले बैठकर। आज पूरी सोसाइटी एक साथ मिलकर खा रही है तो कितना अच्छा लग रहा है, कितना आनंद आ रहा है। ये लिट्टी चोखा हमें ये सिखाता है कि खाना बनाते वक्त भी सभी को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग बना रहे हैं और बाकी लोग जान दे रहे हैं। बनाओ भी साथ में, खाओ भी साथ में। हमारे गांव में तो ऐसे ही होता था। इसी कारण कभी किसी का किसी से मनमुटाव हुआ भी तो खाने के वक्त वो खत्म हो जाता था। ये सब तूने अपने ससुर जी की आदतों को बदलने के लिए किया है ना बहू। एक बात तुझे मैं भी बताती हूँ, इसमें सिर्फ तेरे ससुर जी नहीं बल्कि मैं भी मिली हुई थी। आए दिन बाहर के खाने की आदत लग गई थी मुझे भी। चाउमीन, मंचूरियन, ये वो, और वो सब ना मिला तो गर्मा गर्म पूरी छनवा लेती थी तुझसे। यहाँ सभी की प्रॉब्लम सुनकर समझ में आ रहा है कि बाहर का खाना सच में हानिकारक हो सकता है, और खा के जब तबीयत बिगड़े तो परिवार वालों को कितना बुरा लगता है। अब से बेटा तू लिट्टी चोखा के जैसे ही खाने को बनाया कर। पूजा की ये सोच, ये पहल एक साथ कई घरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है।